क्या समझते हैं हमारी जो एजुकेशन है अब बहुत हद तक जो है ना वो डिजिटलाइज हो चुकी हुई है। आप समझते हैं कि ये मतलब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं हम? अगर मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं तो मुझे अभी जो इनिशिएटिव्स लिए हैं कुछ इदारों ने, और जैसे ये यूलर्न है, इस तरह के कुछ इदारे आए हैं जो जिन्होंने आके डिजिटलाइज किया है, तो मुझे लग रहा है ये तो बारिश का पहला कदम है। अच्छा। क्योंकि अभी तो बहुत कुछ होने वाला है। मैं हमेशा टेक्नोलॉजी को पसंद करता हूँ। मुझे लगता है कि अगर आप टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं करते, चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते, आप पीछे रह जाओगे। बच्चों के लिए स्क्रीन से कुछ भी लर्न करना हमारी निस्बत, हमारी अंडरस्टैंडिंग में बहुत ईजी है, बहुत इजी है, बहुत जल्दी पिक करते हैं, बिकॉज़ दे आर फेमिलियर और वो प्रैक्टिस में है, वो डेली फोन देखते हैं। तो अगर आप उनको स्क्रीन के थ्रू एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं तो आई थिंक बच्चे बहुत जल्दी अडॉप्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान शुमाइला नियाज़ और यूरन प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम अपने नौजवानों को डिजिटलाइज एजुकेशन जो है उसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो देते रहते हैं। और आज के मेहमान बड़े दिलचस्प हैं। इनकी अपनी एक बहुत ह्यूज जो है ना वो एक हिस्ट्री है। और मैं अभी पॉडकास्ट शुरू होने से पहले ही हमारी बहुत सारे टॉपिक्स पर बातचीत हो रही थी, तो बड़ा मज़ा आया गपशप का। और मैं चाहती हूँ कि वही बातों को या मज़ीद कुछ और टॉपिक्स आपके सामने लाए जाएँ, और स्पेशली इस चीज़ के बारे में कि नौजवानों को आजकल के दौर में एडटेक में किस हद तक फ़ायदा हो सकता है, ऑनलाइन क्लासेस में, डिजिटलाइजेशन के अंदर। हमारे आज के जो मेहमान हैं, जो कि एडटेक से ही हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, मोहम्मद इमरान चीमा साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे ख्याल में पॉडकास्ट शुरू होने से पहले ही हमने इतनी डिस्कशन कर ली, आपकी तो एनर्जी तो नहीं कहीं चली गई? नहीं, एनर्जी बहुत है। अभी भी स्टिल बहाल है? बिल्कुल, बिल्कुल। चलें, कॉफ़ी भी एन्जॉय करते हैं साथ-साथ। अच्छा, मुझे सबसे पहले इमरान ये बताइएगा, क्या समझते हैं हमारी जो एजुकेशन है अब बहुत हद तक जो है ना वो डिजिटलाइज़ हो चुकी हुई है। आप समझते हैं कि ये मतलब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं हम? अगर मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं तो मुझे अभी जो इनिशिएटिव्स लिए हैं कुछ इदारों ने, हुँ, और जैसे ये यूलर्न है, इस तरह के कुछ इदारे आए हैं जो जिन्होंने आके डिजिटलाइज किया है, हुँ। तो मुझे लग रहा है ये तो बारिश का पहला खतरा है। अच्छा। क्योंकि अभी तो बहुत कुछ होने वाला है। हुँ, अभी तो मतलब हमारी यूनिवर्सिटीज़ वही पुराना निसाब पढ़ा रही हैं। कंप्यूटर साइंस की अगर बात करें, तो वही पुराना दादा-दाबू के टाइम का निसाब जो है वो चल रहा है, ठीक है? हुँ। वही लैंग्वेजेज़ और वही सब तरीक़ेकार के साथ हम चल रहे हैं। दुनिया बहुत आगे निकल गई है, तो अब हमें स्किल डेवलपमेंट पे जाना है। हुँ, हमें लोगों को मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ पे लेके आना है, मॉडर्न एजुकेशन पे सिस्टम पे लेके आना है, फ़िनलैंड स्टाइल फ़ॉलो करना है हमें, हुँ, ठीक है? तो हुँ, इस तरह हमें दुनिया में आगे बढ़ना है। तो ये जो नए ऑर्गेनाइजेशंस ने जो स्टेप लिया है, जो एडटेक की दुनिया में जो नए प्लेयर्स आए हैं, हुँ, और मैं बड़ा एप्रिशिएट करता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमेशा पिवट करना चाहिए टेक्नोलॉजी को, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है ना, हुँ। इसका टाइम स्पैन अब बहुत छोटा हो गया है। पहले एक टाइम होता था कि टेक्नोलॉजी 10 साल, 5 साल एक ही टेक्नोलॉजी चलती रहती थी। अब ये 6 महीने, 8 महीने, साल है। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो काम 2002 के अंदर हो रहा था, हुँ, 2004, 5, 6 तक वही होता गया। हुँ, फिर थोड़ी-सी कुछ नई चीज़ें आनी शुरू हुईं। हुँ, फिर 2, 4, 3 साल सेम उसी तरह का काम होता रहा मार्केट में। बट अब अभी आप देखें, हुँ, दो जैसे कोविड गुज़रा है, कोविड के बाद जब ये एआई का बूम आया मार्केट में, हुँ, तो अब आप देखिए हर दूसरे दिन आप एक नई खबर सुनते हैं हुँ, कि आज एआई ने ये कर दिया, आज वो हो गया। हुँ। अभी कल मैं देख रहा था कि एक पॉकेट साइज़ न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया है एक कंपनी ने, एनरो एनरो कंपनी है। उन्होंने एक पॉकेट साइज़ इस साइज़ का 1 फीट वो ऊँचा होगा न्यूक्लियर रिएक्टर। अच्छा। वो अगर आप ला के अपने घर में रख लें, 10 साल आपके इलेक्ट्रिसिटी के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएँगे। आपको कोई बिल नहीं देना पड़ेगा, कोई सोलर नहीं लगवाना पड़ेगा, कोई वापडा से नहीं लेना। अब यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। हुँ, न्यूक्लियर रिएक्टर्स होम्स अपने यूसेज के लिए अपने पॉकेट साइज़ न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना शुरू हो गए। हुँ, टेक्नोलॉजी जो है ना बहुत फ़ास्ट मूव कर रही है। हुँ, अगर हमारे इदारे या हमारी सोसाइटी या हमारे स्टूडेंट्स हुँ, उस स्पीड में, उस पेस में हुँ, मैच नहीं कर पाए, तो हुँ। हम नहीं करते। नहीं करते, हम पहले ही बहुत पीछे हैं, अभी भी पीछे हो हम जाएँगे। और पीछे हो जाएँगे। अच्छा, जिस तरह से इमरान आपने बताया कि टेक्नोलॉजी ना वो इस तरह से फ्लरिश करते-करते बहुत आगे निकल चुकी हुई है। जी। आप क्या समझते हैं कि एजुकेशन को भी अगर हम लोग इतना मतलब लाइक टेक्निकल कर देंगे, तो बच्चे उस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं जितना कि वो फिज़िकल क्लासेस में फ़ायदा उठाते हैं, या जिस तरह के उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं क्लास अटेंड करने से? क्या समझ है इस बारे में आप? देखिए, इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझाएगा, हुँ, बेहतरीन हुँ। चीज़ है। आप मुझे बताएँ, आप किसी बच्चे को देखते हैं जो आजकल के
स्टूडेंट्स हैं, उनको देखें तो उनका मोबाइल पे कितना टाइम गुजरता है? मैक्सिमम टाइम ही मोबाइल पे गुजरता है। अगर आप एक एवरेज करें तो 3 से 4 घंटे। एग्जैक्टली। बाकी स्कूल चले गए, बाकी काम चले गए। वो भी छुड़वाना पड़ता है उनके हाथ से तो मोबाइल। हमें ये क्वेश्चन हमारे माइंड में आएगा क्योंकि हम शायद उस तरह उन चीज़ों को अडेप्ट नहीं कर पाए, बिकॉज हमने ट्रांजिशंस देखी हैं। हमने डेस्कटॉप फोन से टेबल फोन जिसे कहते थे, वहां से मोबाइल का सफर देखा है, ठीक है, मैंने तो एटलीस्ट देखा है। तो हम वो एक्चुअली में क्या है कि हम शायद कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते, बट बच्चों के लिए स्क्रीन से कुछ भी लर्न करना हमारी निस्बत, हमारी अंडरस्टैंडिंग निस्बत बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत जल्दी पिक करते हैं, बिकॉज दे आर फेमिलियर और वो प्रैक्टिस में है, वो डेली फोन देखते हैं। तो अगर आप उनको स्क्रीन के थ्रू एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं तो आई थिंक बच्चे बहुत जल्दी अडॉप्ट करते हैं, लेकिन इसके लिए अवेयरनेस बच्चों को नहीं देनी, पेरेंट्स को देनी है। और बड़ा इजी हो गया है अब तो कि क्या कहते हैं कि आपको कोई भी टॉपिक है उस पर समझ में नहीं आ रहा तो आप यूट्यूब पे जाके चेक कर रहे हैं, या बहुत सारे टॉपिक्स जो पढ़े होते हैं। अच्छा, जिस तरह से जो है ना वो टीचर्स जो होते हैं, अगर आप फिजिकली एक स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट कुछ और होता है, तो डिजिटल एजुकेशन के अंदर एक स्टूडेंट का और एक टीचर का जो है वो आपस में कनेक्शन बिल्डअप होना कितना जरूरी है? देखिए, कनेक्शन अल्फाज और एटीट्यूड से बिल्ड होता है। टीचर अगर क्लासरूम में आके, सरकारी स्कूलों के टीचर आज से कुछ साल पहले तक बच्चों को इतना डर और डरा के रखते थे कि टीचर आता था और बच्चे सहम जाते थे। फिर एक टाइम आया कि कुछ टीचर्स बहुत शफकत वाले थे और बच्चे आते थे, बच्चे बड़े खुश होते थे उनके साथ बैठ के, उनसे बात करके। तो ये सब एटीट्यूड की गेम है और अल्फाज की गेम है। अगर टीचर जो है वो स्क्रीन पे आके अपना अच्छा एटीट्यूड और अच्छे अल्फाज के साथ बच्चों से कम्युनिकेट करेगा तो बच्चे दे विल डेफिनेटली लव ईच अदर। और दूसरी बात, हमारे बच्चे अगर अपने दोस्त के साथ या अपने फैमिली मेंबर्स के साथ फोन पे, स्क्रीन के ऊपर, वीडियो कॉल पे 1 घंटा 2 घंटे बात कर सकते हैं, दे कैन रिलेट विद ईच अदर उनके इमोशंस के साथ, तो फिर टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप भी बहुत जबरदस्त बिल्ड हो सकता है। इसमें तो कोई शक नहीं है। मैं समझता हूँ फिजिकल एजुकेशन में बहुत टाइम वेस्ट होता है, बच्चों का सुबह उठना जाना। एक तो मुझे ये नहीं समझ आती सुबह उठ के ही क्यों तलीम हासिल करेंगे। इसमें फिर भी डिसिप्लिन तो होता है ना एक। हाँ, देखिए, एक टाइम था जब हम सब सोचते थे कि मगरब के बाद जो है ना आज का दिन कंप्लीट हो गया, मगरब से पहले पहले। ये बात थोड़ी बोल्ड है, लोगों को शायद डाइजेस्ट ना हो, लेकिन ये एक टाइम था जब हम सोचते थे मगरब से पहले पहले दिन खत्म हो गया आज का, अब हम तैयारी करेंगे अगले दिन की, और आज भी खाना खाएंगे, सोएंगे या चिट चैट करेंगे। लेकिन अब दौर चेंज हो गया। अब एक्चुअली में मुझे लगता है कि टाइम की कोई बाउंड्री नहीं रही। तब डिसिप्लिन की जरूरत इसलिए भी होती थी कि हमारा कॉन्सेप्ट ये होता था, बच्चों ने पहले स्कूल जाना है, फिर स्कूल की एजुकेशन लेनी है, उसके बाद उन्होंने नौकरी करनी है, और नौकरी के लिए भी सुबह उठना है और जाना है, और फिर वो शाम को वापस आना है। और वो जो एक साइकिल हमने बनाया हुआ था अपना प्रोफेशनल लाइफ का और स्टूडेंट लाइफ का, हमें लगता था कि हम उसी साइकिल में ही जिंदगी गुजारेंगे, ठीक है, एक ही पैटर्न था, एक ही पैटर्न में। अब मुझे बताएं, जितने फ्रीलांसर्स हैं हमारे, क्या ये सुबह उठ के फ्रीलांसिंग कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल? इनको रात को उठना पड़ता है, टाइम जोन का इशू होता है। इनको यूएस में टाइम जोन के साथ मैच करना है, किसी को ऑस्ट्रेलिया टाइम जोन के साथ मैच करना है, ये सुबह नहीं उठ सकते। तो अब क्या करें, क्या कौन सा डिसिप्लिन इनका फॉलो कराएंगे इनको? तो दैट मीन्स कि आपका टाइम बार नहीं रहा, टाइम बाउंड्री नहीं रही। मुझे लगता है आप लोगों को थोड़ा फ्रीली जो है ना वो फास्ट नहीं हो गया ये सब कुछ, ये बहुत फास्ट हो गया, बहुत फास्ट हो गया। हाँ, ये अब आगे क्या मतलब है इतना फास्ट चलना बेहतर है? देखिए, हम अभी स्लो हैं। अच्छा, हम स्लो हैं, हम स्लो हैं थोड़े से। अच्छा, यूलर्न प्लेटफॉर्म जो है, मतलब लाइक एक ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म जो है, कॉन्सेप्ट के बारे में किस हद तक एक ऑनलाइन क्लासेस जो है बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में कामयाब हो पाती है? हमने अभी रिसेंटली अभी हम ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे कि एडटेक पे काम किया है। मैंने बहुत सारे एडटेक की स्टडीज भी देखी हैं जब हम ये काम कर रहे थे, एडटेक बना रहे थे। मुझे लगता है कि यूलर्न ने एक चीज अच्छी की है, इन्होंने थोड़ा कल्चरली फिट आइडिया किया है, ठीक है। एक आइडिया होता है जैसे समटाइम्स बहुत सारे, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, तो ये एक आइडियाज बने हुए हैं, और ये आइडियाज जो है ना ये बहुत ज्यादा कल्चरली फिट आइडियाज होते हैं, ठीक है। जैसे OLX पे अगर आप कोई पोस्ट करने जाते हैं कोई अपनी प्रोडक्ट, तो OLX एट द लास्ट अगर फ्री पोस्टिंग कर रहे हैं तो आपसे एक हलफ लेता है, कसम उठवा के कहता है कि कसम उठाओ, अल्लाह की कसम, अगर मेरी प्रोडक्ट सेल हो गई तो मैं इसका 10% आपको दूंगा। और एंड दैट्स ट्रू, कोई भी जाके ट्राई कर सकता है। तो अगर इस तरह, तो वो कल्चरली फिट है। अब ये कसम वो USA में नहीं उठवा सकते,
तो ब्रांड्स क्या करते हैं ना, देखिए इसमें मुझे कोई बुराई नहीं है अगर वो इस तरह अपनी मोनेटाइजेशन कर रहे हैं, दैट्स गुड फॉर देम। तो ब्रांड्स क्या करते हैं, कल्चरली फिट करते हैं। यूलर्न ने क्या किया एक्चुअली में, इन्होंने एडटेक को थोड़ा कल्चरली फिट करने की कोशिश की है। इन्होंने वही घिसा पिटा एडटेक फॉर्मूला जो इंटरनेशनल मार्केट में चल रहा है या जो बाहर चल रहा है, उसको एज इट इज कॉपी पेस्ट करना या उसको एज इट इज वो नहीं किया exactly. इन्होंने यहाँ की सोसाइटी के लिए हमारे बच्चों के मेंटल लेवल को देखते हुए, हमारे पेरेंट्स के मेंटल लेवल को देखते, और हमारी एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है, हमारे बच्चे फंसते कहाँ पे हैं। अब देखें, अब इंडिया में देखें, वहाँ GMAT, UPC और UPSC और इस तरह के जो बड़े उनके टेस्ट होते हैं, बच्चे वहाँ पे उनका JEE होता है एक टेस्ट, वो करवाते हैं एडटेक पे। वहाँ वो मैट्रिकुलेशन और ये O लेवल और 7वीं क्लास 8वीं क्लास इनको नहीं पढ़ाएंगे वो एडटेक, क्योंकि उनको पता है हमारे बच्चे वहाँ फंसते हैं। ये तो निकल, हमारे बच्चे बिगनिंग में फंसते हैं, ये 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड। 10th हमारे लिए हमेशा मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट रहा है एजुकेशन में। जो यहाँ क्रॉस कर गया वो आगे पढ़ जाएगा, सेम टू सेम ऐसा ही होता है, बोलते हैं कि अच्छा पूरी 10वीं पास कर लो, हाँ, ये तो हो गई ना, आगे निकल जाएंगे, आप आगे निकल तो जाएंगे। ये मुझे लगता है यूलर ने सही पॉइंट पकड़ा है। अगर वो 10th में ही, हाँ, 9th 10th को अगर पढ़ा रहे हैं तो दैट मींस कि वो समझ रहे हैं कि ये पेन पॉइंट है और दिस इज द प्रॉब्लम, इसको हम सॉल्व करेंगे। और ना सिर्फ बल्कि यूलर्न प्लेटफॉर्म जो है ना, स्पेशली वो बच्चे जिन्होंने मेडिकल की फील्ड में जाना है या इंजीनियरिंग की फील्ड को चूज करना है, तो उनके जो टेस्ट की तैयारी है वो बड़े मौसर अंदाज से वो करवा रहे हैं। अच्छा, एक आपकी बात से मुझे एक बात ज़हन में आई, क्या आप समझते हैं कि जो हमारे पेरेंट्स हैं वो, क्योंकि अक्सर होता है कि यार क्या आप लोग मोबाइल पे लगे रहते हो, किताबें क्यों नहीं पढ़ते हो, किताब से पढ़ो। अच्छा, उनका माइंड मेकअप करना भी बड़ा डिफिकल्ट है ऑनलाइन एजुकेशन के मामले में कि नहीं, अब तो सारी चीजें डिजिटलाइज हो गई हैं। पेरेंट्स को कैसे आपने फोर्स करना है या उनको समझाना है कि आप हमें जो है ना वो एजुकेशन ऑनलाइन हासिल करनी है, क्योंकि इस बारे में उनका मानना ये है कि अच्छा मोबाइल ओपन कर लिया है, ये अपनी ही गेम्स के पीरियड में होंगे, ये पढ़ाई नहीं हो रही। मैं 1 मिनट की लिबर्टी लूंगा आपसे। मेरी एक वीडियो अभी आज शायद अपलोड हो जाएगी या कल हो जाएगी, वो मेरे ही चैनल पे, मतलब सोशल मीडिया हैंडल्स पे, तो लेकिन मैं यहाँ पे वो बात दोबारा रिपीट कर देता हूँ ताकि आपका टाइम सेव हो जाए। देखिए, मुझे लगता है कि माँ बाप का ही रोल होता है, बच्चा कामयाब होता है या नाकाम होता है। जब हम छोटे थे तो माँ बाप, हमने यही देखा है कि वाला साहब आ रहे हैं तो वो एक ही बात कर रहे हैं कि यार कदे किताब लेके भी बैठ जाएगा, कदे पढ़ भी लिया कर, तेनू कदे पढ़ दिया वेखे ही नहीं, किताब तेरे हाथ च कदे वेखी नहीं। अब मैं ये लिटरली पंजाबी में बोलते तो मैं वही उसी एक्सेंट में बता रहा हूँ। तो क्या हुआ ना कि हमारे दौर के या हमारे जो जनरेशन के लोग हैं उनका किताब से नफरत हो गई। जब किताब से नफरत हुई तो इल्म से नफरत हो गई। तो क्योंकि हम ट्रॉमाटाइज्ड हैं किताब से। आज भी आप मैं किसी को सजेस्ट करूँ ना कि यार ये वाली बुक पढ़ लो, तो कहता है यार नहीं यार, वो तो क्योंकि वो किताब खोलने से, किताब के वर्ड से और इस पूरी वो बेसिकली ट्रॉमा के अंदर है, वो उसके साथ हुआ है कुछ पहले, लोग एक्सेप्ट नहीं करते। इससे क्या हुआ, इससे इल्म खत्म हो गया हमारी सोसाइटी से। आज आप देखें कितनी लोग हैं जो इल्म वाले हैं, आप लाइब्रेरीज में जाके देखें खाली पड़ी हुई हैं। आप बुक्स लाइब्रेरीज में तो जाते ही नहीं है। बुक फेयर्स में जाएं, लोग नॉवेल्स खरीद रहे होते हैं। मैं उसको बुरा नहीं कहता, बट अगेन वो एक फिक्शन है, तो फिक्शन में हमें बहुत अच्छा लगता है। लोग हिस्ट्री या बाकी चीजों के बारे में फोकस ही नहीं करते, और यही सेम गलती ये नए पेरेंट्स भी कर रहे हैं। ये आज से कुछ अर्सा पहले तक पेरेंट्स क्या करते थे, बच्चे मोबाइल में आते, यार तो हर वक्त मोबाइल ही पड़े रखते हैं। आप यहाँ तक कह लो ना, बच्चे ऐसे आंख को ऐसे करे तो माँ बाप होर वेख मोबाइल, होर मोबाइल जो बढ़ा रहे हैं तू 24 घंटे मोबाइल। तो हमने क्या किया, हम माँ बाप को कभी ये समझ नहीं आई, माँ बाप हमारा चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते। उनको कभी समझ नहीं आई कि चीजें जैसे से आप ये मोबाइल अपने बच्चों को छुड़वा। मुझे ऐसे लोगों से बहुत हंसी आती है जो कहते हैं जी हम तो अपने बच्चों को मोबाइल नहीं देते। भाई आप जुल्म कर रहे हैं बच्चे के साथ, आप उसको एक आने वाली टेक्नोलॉजी से महरूम कर रहे हैं। आप ये तो ऐसे ही है कि आप उसको मोबाइल से दूर रखेंगे, जब टाइम आएगा उसका मोबाइल यूज करने का, वो बाकी बच्चों से, बाकी दुनिया से पीछे रह जाएगा, क्योंकि उसने वो किया ही नहीं एक्सपीरियंस। तो माँ बाप से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर बच्चे को आप कामयाब, और फिर हाँ कट टू नाउ ये है कि आज माँ बाप देखते हैं यार फलां का बच्चा तो घर बैठा हुआ है और घर बैठे बैठे पैसे कमा रहा है,
और अपने बच्चों को कह रहे होते तुम क्यों नहीं कर रहे। अब माएं बच्चों को कह रही होती है यूट्यूब का चैनल स्टार्ट कर लो। एग्जैक्टली। आप थोड़ा उनको समझ में आना शुरू हुआ नहीं यार इससे तो कुछ पेमेंट आती है, कोई पैसे आते हैं। वरना जब हमने कैरियर स्टार्ट किया तो मेरे वाला साहब को मुझे 5-7 साल लगे समझाने में, या उनको आप आज तक मैं काम क्या करता हूँ, वो कहते थे बस कुछ करता है, बस सानू कुछ करता है। बिल्कुल सही। अच्छा इमरान, ये चीज आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि यूट्यूब पे कुछ कर रहा है। वैसे अच्छा, हमारे देखने वालों को एक चीज आपने वैसे बतानी है कि वो बच्चे जो वाकई में क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, कि खाली सिर्फ ये नहीं है कि आपके पास मोबाइल है, अच्छा कैमरा है तो आपने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी या आपने यूट्यूब का चैनल बना लिया। इस डिजिटल दौर को एक पढ़ा लिखा नौजवान किस तरह अपने लिए फायदेमंद बना सकता है? मतलब उसके लिए और कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं कि वो बोले कि जी मैं इस तरह का कंटेंट क्रिएटर बन सकता हूँ रादर देन अ यूट्यूबर? कोई एक तो एजुकेशन, आई थिंक ये एक बहुत बड़ी नीड है और ये हमेशा नीड रहेगी। तो यूट्यूब पे करें, आप अपना कोई टेक प्लेटफॉर्म शुरू कर लें या आप कहीं से एजुकेशन पे काम करें, क्योंकि एजुकेशन हमेशा जो इन डिमांड रहती है, ये कभी खत्म नहीं होगा काम। अच्छा, यू लर्न प्लेटफॉर्म जो मतलब इसके अंदर एग्जाम्स का क्या सिस्टम होता है? आप कैसे एग्जाम जितना चेक एंड बैलेंस कैसे रखते हैं एग्जामिनेशन? देखिए मेरी जितनी अंडरस्टैंडिंग है एडटेक सिस्टम्स के अंदर एग्जाम्स आर मोर इम्पॉर्टेंट बाकी नॉर्मल जो रवायती तरीकाकार के मुताबिक एग्जाम होता है। जो एडटेक्स के अंदर ना, एक तो आजकल बहुत ज्यादा जो है ना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है कि आप अपनी उनकी स्क्रीन्स को कैप्चर कर सकते हैं, आप उनकी एक्टिविटीज को मेजर कर सकते हैं। तो जितना टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल करते हैं उतने बच्चे को आप उसका ब्रेन सही से चेक कर सकते हैं कि किस लेवल पे है, किस स्टैंडर्ड पे है, कहाँ उसको आगे प्रमोट करना है, पीछे प्रमोट करना है, कैसे करना है और कितनी उसकी हेल्प करनी है। तो एडटेक सिस्टम्स के अंदर जो भी है, वो यूलर्न है या कोई और भी है, अगर जनरली मैं बात करूंगा, वो मुझे लगता है कि ये मैं हमेशा टेक्नोलॉजी को पसंद करता हूँ। मुझे लगता है कि अगर आप टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं करते, चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते, आप पीछे रह जाते। अब चेंज को एक्सेप्ट कर लेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है जितना हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं या जो ये एडटेक सिस्टम्स कर रहे हैं बच्चों की ग्रोथ के लिए, अगर और करेंगे तो और इम्प्रूव करेगा। हाँ, आजकल मैं अभी इस एग्जांपल भी देना चाहता हूँ। मैंने पिछले दिनों एक क्योंकि मेरे खुद के बच्चे भी ऑनलाइन एग्जाम वगैरह देते हैं, जो कि कैम्ब्रिज के या बाकी जो बड़े कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उनके, तो उनका एआई इस्तेमाल होता है। तो वो ऐसे होता है कि आप बच्चे ने एक क्वेश्चन कर लिया, बच्चे को नहीं पता अगला क्वेश्चन क्या है। अच्छा। तो वो क्वेश्चन के ऊपर भी 3 सेकंड टाइमर लगा हुआ है या 5 सेकंड टाइमर लगा है। अगर बच्चे ने वो 5 सेकंड में नहीं किया तो क्वेश्चन फ्लिप हो जाएगा। ओके। हाँ, वो क्वेश्चन स्किप नहीं होगा, फ्लिप हो जाएगा। तो बच्चा हेल्प नहीं ले सकता कहीं से भी, इंटरनेट पे बैठा है, अकेला बैठा हुआ है, अगर इधर उधर से हेल्प नहीं ले सकता, अगर वो चाहे भी तो नहीं ले सकता। तो वो कहते हैं जो आपके माइंड में क्विकली आ रहा है ना, वो एक्चुअली हमें आप आंसर करें। तो 3 सेकंड में आप क्या हेल्प लेंगे, तो फ्लिप हो जाए क्वेश्चन। तो वो मुझे एक बड़ी जबरदस्त चीज लगी। तो ये एडटेक सिस्टम्स को अपने अंदर वो ऐड करनी चाहिए, ये वाली चीज, क्वेश्चन फ्लिपिंग वाली। तो आई थिंक मेरे ख्याल से रवायती तरीका कर, तो आपको पता ही है, पर्चा एक दिन पहले लीक हो जाता है। नहीं, हमारी पहले भी बात हुई थी वैसे, उन्होंने कहा जी वो भी करवाए जाते हैं, वैसे स्टूडेंट्स खुद कहते हैं कि जी लीक। वो असल में माँ बाप की तसल्ली के लिए कराए जाते हैं, मेरा ये अंडरस्टैंडिंग है। हमारे माँ बाप को जब का पेपर में ना मिले ना बच्चे ने इतने नंबर लिए हैं, ये लिए, वो उनको तसल्ली नहीं होती। अच्छा, जैसे कि अभी हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, डिजिटलाइजेशन दौर की बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि हर एक आम और खास के पास इसकी एक्सेस होगी, इजीली अवेलेबल होगी? क्या हर बच्चा इससे फायदा उठा सकता है? डू यू थिंक? सबके पास है, आई थिंक। अभी होगी तो मैं बहुत दूर की बात, अभी स्टिल है। नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हें मोबाइल अफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन पढ़ना चाहते हैं। देखिए, अभी हम एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने हमारी जिम्मेदारी, उन्होंने सब सॉफ्टवेयर हाउसेस की और आईटी कंपनीज की रिस्पांसिबिलिटी है कि आपने 5-5, 10-10 लोगों को इंटर्नशिप देनी है। तो उनका एक 1500 स्टूडेंट्स का बैच बलूचिस्तान के अंदर कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज ऑनलाइन कर रहा है, ऑनलाइन। ठीक है, अगर बलूचिस्तान, चूंकि हमारा थोड़ा सा जो है वो बैकवर्ड समझा जाता है, बट आई डोंट थिंक सो। नहीं, बिल्कुल नहीं है। एजुकेशन के मामले में बहुत जबरदस्त लोग हैं, बहुत ज़हीन लोग हैं। तो वहाँ पे अगर बैठ के, जहाँ टेक्नोलॉजी की अभी इतनी रसाई कम है थोड़ी, वहाँ 1500 बच्चे अगर कंप्यूटर साइंस को ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और उनको फिर इंटर्नशिप्स के लिए हम लोग ऑनलाइन ही इंटर्नशिप देंगे, क्योंकि सब वहाँ बैठ के ऑनलाइन हो रहा है।
तो लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, इन शहरों में फिर क्या प्रॉब्लम है? आई डोंट थिंक सो कि ये वक्त आएगा, ये वक्त आ चुका है जैसे। बस अब हमें अवेयरनेस की जरूरत है। आई थिंक ये अवेयर हमें करना है माँ बाप। क्लासेस भी सारी ऑनलाइन होंगी, सब ऑनलाइन। वो जो हमारा वाला जमाना था, मतलब फिर वो दोबारा कभी नहीं होगा। स्कूल भी, कॉलेजेस भी खत्म हो नहीं, जाएंगे। लेकिन टाट खत्म हो गए ना। टाट तो कब के खत्म हो गए बस। हमारे दौर में टाट भी नहीं थे, वो खाद का तोड़ा होता है ना, खाद का वो होता था। तो मेरी वालदा नाइस तो टू मीट यू, मेरा भी वही था। अच्छा, वो जो दौर था, एक स्कूलों हाँ। तक सफर करना, इतने किलोमीटर्स तक जाना, अब जस्ट एक क्लिक के ऊपर आप अपने क्लास के अंदर एंटर हो गए हैं। Yes. ठीक है, खैर। हाँ, लेकिन वक्त- इसमें थोड़ी मैं आपको बात ऐड हम्म, करूँ, आप रैप अप करें इससे पहले मैं एक चीज, मेरा मैसेज है मेरा, इसमें कोई बंदा ये हरगिज, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे कि ऐसे कैसे है माँ भी, तो बच्चों की तबीयत खराब हो जाएगी। इसमें माँ बाप की जिम्मेदारी बढ़ गई है। अगर वो इस तरह की एजुकेशन बच्चों को दिला रहे हैं जो कि उनकी मेंटल हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, तो वे साथ में बच्चों के को कुछ और एक्टिविटीज भी करवाएं। इसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं, उनको डिफरेंट जगह पे इन्वॉल्व करवाएं, बच्चों की फिजिकल हेल्थ के लिए भी कुछ काम करें, नॉट जस्ट कि उनको आपने बिठा दो। ये माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी बच्चों के लिए बढ़ती है। अच्छा, बड़ा इजी हो गया वैसे कि अभी जैसे कि अगर किसी बच्चे की उसकी परफॉर्मेंस चेक करनी है उसकी तालीम के मामले में, तो उस्ताद के पास चले जाना, पेरेंट्स का, ठीक है, उनसे बातचीत कर लेना, या उनको बता देना। अब हर चीज़ मोबाइल में है कि जी, पेरेंट्स भी जो है ना, वो मोबाइल के जरिए ही कनेक्टेड रह सकते हैं उनके टीचर्स के साथ। तो कुछ पेरेंट्स को पता नहीं होता कि भी हाउ टू यूज मोबाइल, उनको आइडिया नहीं है। तो मेरे ख्याल में पेरेंट्स को भी इस बारे में अवेयरनेस चाहिए, अवेयरनेस चाहिए कि मोबाइल को आप इस तरह से। अच्छा, इसके साथ साथ मुझे भी बताइएगा कि आप एआई की बात कर रहे थे, एआई को आप कितना बेनिफिशियल समझते हैं आज के दौर में? क्योंकि कहते हैं कि जी एआई जो है ना, बहुत एक डेंजरस है और उसको नहीं होना चाहिए, एआई को खत्म करना चाहिए। इस पर भी थोड़ा रोशनी डालिएगा। एक तो मैं सबसे पहले तो बात बताऊं कि अगर कोविड ना आता हम्म, तो इस दुनिया में बहुत कुछ अब जो आप देख रहे हैं वो अपना देखते। अच्छा। ठीक है, इस बात से कुछ लोगों को इख्तलाफ होगा, बट मैं आपको बता दूं, ये आप खुद अंदाजा कर लें, कोविड के बाद एकदम रैपिड दुनिया सारी जो है चेंज ना हो गई, टॉपसी टर्वी हो गई है, हर चीज ऊपर नीचे हो गई है। ऐसा ही है। एआई भी उसके बाद, दो के उससे पहले काम हो रहा था, बहुत सारी चीजों पे काम हो रहा था, बट उसके बाद अचानक दुनिया सब कुछ भूल गई और एआई होनी शुरू हो गई। ये एआई तो 1980s से बन चल रही है। तो जब जब लोग ऑटोनोमस रॉकेट्स बना के भेजते हैं, वॉयेजर 1, वॉयेजर 2 वगैरह की, जैसे आज जो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर निकल गए हैं, तो जब वो भेजे गए थे तब उनमें भी एक ऑटोनोमस सिस्टम बना के भेजा गया था। तो मतलब ये तो चल रहा है काम। एआई एक कॉन्सेप्ट का नाम है। एआई कोई टेक्नोलॉजी इस तरह नहीं है कि आप उसको किसी टेक्नोलॉजी, एआई एक कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट है, उसकी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज के अंदर वो फिट किया जा सकता है और फिर वो काम आता है। मुझे लगता है फ्यूचर एआई का है। हाँ, ये डेंजरस कितनी है, देखें, हर चीज के कुछ ना कुछ प्रोज एंड कॉन्स है। ये डेंजरस तो बहुत हो सकती है अगर हम इसको ग्रोथ की बजाय अटैक के लिए या डिफेंस के लिए यूज करना शुरू कर देंगे तो ये बहुत प्रॉब्लम है। यानी एआई का एक्सेस जो है वो हर किसी के पास नहीं होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए एआई का एक्सेस। नहीं, एआई का कोई एक्सेस नहीं है। एआई समथिंग के कोई भी बना सकता है ना, कोई भी बना सकता है। कल को कोई भी बंदा एआई के लिए एआई को लेके कोई रोबोट बना दे, कॉम्बैट रोबोट बना दे और पूरी की पूरी फैक्ट्री खड़ी करके उधर आर्मी बनाता ही जाए, डेली के 500 फौजी निकल रहे हैं वहां से, जस्ट इमेजिन, तो वो कितना डिस्ट्रक्टिव होगा दुनिया के लिए। और ये किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के हाथ लग जाए जो ऑर्गेनाइजेशन पहले ही डिस्ट्रक्शन में बिलीव करती है, तो वो अगर एक फैक्ट्री बना के ये सब कर, देखिए कहने का मकसद ये है कि एआई अगर प्रोग्रेस के लिए यूज हो रही है ना, तो फिर तो बहुत अच्छी चीज है। और अगर एआई एक लिमिटेड जगह में यूज हो, लेकिन ये सब तो फंड करने वाले, इसको जाहिर है वो रोबोट्स बनाने वाली फैक्ट्री के अंदर जो मटेरियल और मशीनरी होगी वो भी तो किसी ने बनानी है, या वो इंजीनियर्स या वो जो चिप्स होती हैं वो भी तो किसी ने बनानी है। तो ये मुझे लगता है मैं और आप डिसाइड नहीं कर सकते। ये जो इस वक्त दुनिया की टॉप कंपनीज या जो टॉप ब्रांड्स हैं जो एआई के लिए काम कर रहे हैं, उनको ये रोक लगानी है कि कहाँ तक उन्होंने काम करना है। जैसे इनवीडिया है, अब इस वक्त एआई सारा उसी के बेस पे चल रहा है, बिकॉज वो बनाते हैं माइक्रो प्रोसेसिंग चिप्स। तो वो जो है वो इनवीडिया जो बना रहा है उसको रोक लगानी है ना, मैंने कहाँ तक इसको बनाना है, किस लेवल तक जाकर ब्रेक लगानी है।
अगर वो पैसा बनाने के लिए सब कुछ ही बनाई जाएंगे तो कल को जैसे मैंने उधर फैक्ट्री लग जाएगी, वो फौजी निकलते जाएंगे। यानी कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड ना। Yeah, अच्छा of ऐसा ही है। अच्छा एड-टेक प्लेटफॉर्म्स के लिए मैं हमेशा ये क्वेश्चंस पूछना चाहती होती हूँ कि गवर्नमेंट को जो है वो इसमें क्या किरदार अदा करना चाहिए, जो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स के जरिए जो है ना वो ऑनलाइन एजुकेशन जो है ना वो दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट से क्या अपील होनी चाहिए, वो किस तरह से फैसिलिटेट कर सकती है इन प्लेटफॉर्म्स को? मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि वो इंडिया से कुछ सीख लें। अच्छा इंडियंस गवर्नमेंट ने, मैं चूंकि वहाँ के एडटेक्स को बहुत क्लोजली मैंने फॉलो किया, अच्छा इंडियन गवर्नमेंट ने एक फंड जारी किया था सारे गवर्नमेंट सरकारी स्कूलों के लिए कि वो लोग ऑनलाइन एजुकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे डिफरेंट पोर्टल्स के साथ, और वो इसी तरह स्टार्टअप्स थे जैसे यू लर्न है। अब एग्जांपल मैं देता हूँ, अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो आज अनाउंसमेंट करती है या यू लर्न वाले गवर्नमेंट को अप्रोच करती है, उनको कहते हैं कि हम आपके जो डीसी लेवल पे हम एक एग्रीमेंट साइन कर लेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो हम एक डिस्ट्रिक्ट के सारे बच्चों को फ्री एक्सेस और मेंबरशिप दे देंगे अपने प्लेटफॉर्म पे। अच्छा और गवर्नमेंट से ये फंड ले लेते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट से फंड लेके उन बच्चों को फ्री देते हैं। गवर्नमेंट फंडिंग कर रही है, गवर्नमेंट फंडिंग करे, मैं कह रहा हूँ अच्छा इंडिया की कर रही है, इंडिया की कर रही इंडिया है। की वो कर ऐसे रही है, करते हैं कि लेकिन यहाँ पर नहीं हो रहा, वो ऐसे करते हैं कि वो फंड करते हैं इस तरह के एडटेक्स को, उनको कहते हैं कि आप हमारे बच्चों को फ्री एक्सेस दें। अब वो जो फ्री एक्सेस बच्चों को मिलती है ना, तो बच्चे उससे कोई ना कोई तो इस्तेफादा हासिल करते हैं, और गवर्नमेंट एडटेक्स को फंड कर दिया। तो ये प्राइवेट गवर्नमेंट जो पार्टनरशिप है ना, ये इंडियन गवर्नमेंट ने ये किया था, और उन्होंने ऑलमोस्ट पूरे इंडिया के अंदर ये वाला जो फॉर्मूला है ये अप्लाई किया, और इससे आज आप देखें ना इंडियन एजुकेशन, आप दुनिया का सबसे जो हाईएस्ट पेइंग एम्प्लॉय है, जिसकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट सैलरी है, वो इंडियन है, और इसी वजह से है, सिख है, पंजाबी है। सही बात है, ठीक है। और भी जितने टॉप के आप गूगल से ले लें, माइक्रोसॉफ्ट से ले लें, मास्टर कार्ड, जिस पर और इंडिया तो हमें ऑनलाइन एजुकेशन में बहुत अरसे से है, बहुत अरसे से है। पाकिस्तान में तो अभी इंट्रोड्यूस हो रहा है ना। वैसे मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो एडटेक प्लेटफॉर्म्स को जो है ना वो फैसिलिटेट करे, एडटेक प्लेटफॉर्म को पैसे दे, और उनको कहे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर सारे सरकारी स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको फ्री एक्सेस दे, और इससे गवर्नमेंट भी फायदा हो सकता है, ऑब्वियसली गवर्नमेंट को फायदा होगा। ठीक है, मैं लिटरेसी रेट भी जो है ना हमारा पाकिस्तान में बहुत जबरदस्त हो जाएगा, अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। बच्चे थोड़ी जो सरकारी स्कूल हैं, अच्छा मैं स्पेसिफिकली सरकारी स्कूलों की बात कर रहा हूँ, उनको जानी चाहिए, क्योंकि वो बच्चे बहुत ज्यादा जो अंडर प्रिविलेज्ड है, उनको थोड़ा मिले, थोड़ा अच्छी एजुकेशन मिले, थोड़े उनके पास भी अच्छे टीचर। अब एक टीचर लाहौर में बैठा है, जो इन एडटेक्स के पास जो अच्छे टीचर हैं लाहौर में बैठा हुए हैं, और बड़े अच्छे टीचर्स हैं, वो अगर यहाँ राजनपुर के किसी गांव के किसी प्राइमरी स्कूल के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, अब इमेजिन देखें ना उस बच्चे का एक्सपोजर कितना बड़ा हो रहा है। ऐसा ही है। नहीं भाई, यूलर्न प्लेटफॉर्म के पास तो बड़े एक्सपीरियंस और प्रोफेशनल टीचर्स ये मेरी रिक्वेस्ट यूलर्न वालों को भी है कि वो जाके गवर्नमेंट को अप्रोच करें। सिंपल वन लाइन उनका एजेंडा होना चाहिए कि आप हमें इतना फंड करें, ठीक है, हम आपके बच्चों को ये एक डिस्ट्रिक्ट 2 डिस्ट्रिक्ट अडॉप्ट कर लें, फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करें, हम इनको फ्री एक्सेस देंगे। तो गवर्नमेंट 1 साल में इवैल्यूएट कर ले उन बच्चों की प्रोग्रेस। इनको भी तको तो करनी चाहिए कि गवर्नमेंट से बात करें, वैसे क्योंकि गवर्नमेंट खुद तो कुछ नहीं करेगी ऑब्वियसली। अच्छा, हमारी आप यूथ को जो है ना वो क्या पैगाम देना चाहते हैं ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से, ऑनलाइन एजुकेशन के हवाले से? मेरा यूथ को यही पैगाम है कि एक तो वो एजुकेशन लें एट एनी कॉस्ट, जहां से मिल रही है, यूनिवर्सिटी से, ऑनलाइन से, जहाँ से, क्योंकि इल्म का जो हल चलता है दिमाग के अंदर, तो उतनी वो जमीन जो है वो जरहेज होती है। जब इल्म का हल नहीं चलता तो वो बंजर ही रहती है। तो बंजर दिमागों का हमें कोई फायदा नहीं है। जरहेज दिमाग ही जो है वो अच्छी फसल पैदा करेंगे, और वो आने वाली नस्लें काटेंगी और खाएंगी। क्या बात है। तो ये मेरा मैसेज है। आपने कॉस्ट की बात की, जाते जाते एक और सवाल आ गया मेरे दिमाग में, क्या समझते हैं ये कम सस्ता है या पहले वाला सस्ता था? ऑनलाइन एजुकेशन आप समझते हैं एक्सपेंसिव है? मुझे लगा ये बहुत सस्ती है। ये सस्ती है ऑनलाइन एजुकेशन जो है? बहुत ज्यादा। ये थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा, वैसे क्योंकि लोग समझते हैं इससे शायद बहुत खर्चा आएगा और ये वो सारी चीजें। देखिए, आप एक स्कूल में जाते हैं, अगर आप यूलर्न प्लेटफॉर्म मतलब लाइक ज्वाइन करते हैं तो क्या करना है? अगर मैं आपको पहले रवायती सिस्टम बता देता हूँ। अच्छा। आप एक स्कूल होगा, उसकी बिल्डिंग होगी, उधर 50 मुलाजम होंगे, पढ़ाने वाले 10 टीचर होंगे, 20 बाकी स्टाफ होगा, गाड़ियाँ होंगी, 5-5 करोड़ की गाड़ियाँ होंगी, उनकी तनख्वाहें, उनका पूरा सेटअप, बिजली का बिल,
इलेक्ट्रिसिटी, एसी चलेंगे, मतलब ब्ला 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 सब कुछ होगा। सब कुछ होगा। बड़े स्कूलों की बात करें, हम्म, और वहां पे ये 40-40 50 हजार फीस होगी पर मंथ। हम्म, ऑनलाइन एजुकेशन में क्या है, और आप घर बैठे हैं अपने, आप अपना पंखा बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, टीचर आपको पढ़ाने वाला जो वहाँ बैठा हुआ है, प्लेटफॉर्म जो है वो आपसे एक नॉमिनल फीस चार्ज कर रहा है, और वो इतनी नॉमिनल होती है कि जो रवायती जो स्कूल हैं, जो स्कूल है बड़े उससे बहुत स्कूल हैं, कम उससे है, बहुत कम बहुत होती है, कम ठीक है, है। सही। तो इसमें आप देखें, आपका गाड़ी आने जाने का भी खर्चे बच रहे हैं, और कोई, लेकिन मैं इससे ये हरगिज नहीं कहता कि बच्चे को घर ही बैठे रहें। घर ही बच्चे बैठे। उन पैसों जो बच रहे हैं उनसे अपनी अदर एक्टिविटीज को फॉलो करें, अपने पैशंस को फॉलो करें, स्पोर्ट्स को फॉलो करें, तो इससे हमारे बहुत सारे एक्स्ट्रा फायदे, करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी को फॉलो करें। एक्टिविटीज, बिल्कुल सही बात है। इमरान, बड़ा अच्छा लगा वैसे आपसे, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, और साथ साथ ये भी हुआ कि काश हमारे दौर के अंदर भी ये कुछ ऐप ट्रैक सिस्टम होता तो हम भी घर बैठे, हमें तो बहुत लंबा लंबा सफर करना पड़ता था, ठीक है, 2 घंटे पहले जो है ना वो निकलना पड़ता था कॉलेज के लिए कि कहीं बस ना छूट जाए या रिक्शा ना छूट जाए। अब तो खैर बच्चों के लिए बड़ी आसानी हो गई है कि आप एक 1 क्लिक से जो है वो दूरी पर हैं, और हर चीज़ जो है ना वो आपके मोबाइल में, जो आपका गैजेट है छोटा सा आपकी पॉकेट में पड़ा है या आपके सामने पड़ा है, वो पूरी की पूरी कायनात, पूरी पूरी दुनिया उसी के अंदर है, ठीक है। तो इंशाल्लाह एक और नशिस्त रखेंगे आपके साथ। इसी के साथ ही यूलन प्लेटफॉर्म से मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी अगले पॉडकास्ट में। अल्लाह हाफिज़।